नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, देखो परिसंचरण तंत्र किसे कहा जाता है? अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, परिभाषा की। तो हम बात करते हैं परिसंचरण तंत्र किसे कहा जाता है। देखो, प्राणियों के शरीर में सभी जैविक क्रियाओं के लिए, प्राणियों के शरीर में सभी जैविक क्रियाओं के लिए निरंतर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सभी जैविक क्रियाओं के लिए निरंतर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। एवं सभी भागों को पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। सभी भागों को पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इन सभी पदार्थों का संचरण, इस प्रकार इन सभी पदार्थों का संचरण शरीर में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, इस प्रकार इन सभी पदार्थों का संचरण शरीर में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, इस प्रकार इन सभी पदार्थों का संचरण शरीर में एक कोशिका दूसरी कोशिका में होता है। इस प्रकार के पदार्थों के इस संचरण को ही परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। तो देखो, हम डेफिनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने कहा प्राणियों के शरीर में विभिन्न बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है एवं सभी भागों को पोषक पदार्थों की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार इन सभी पदार्थों का संचरण जो होता है वो हमारे शरीर में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होता है। पदार्थों के इस प्रकार के संचरण को ही हम क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। परिसंचरण तंत्र की अगर हम बात करें तो देखो, जो परिसंचरण तंत्र होता है, मानव के परिसंचरण तंत्र में ब्लड का योगदान होता है, यानी रुधिर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कैसे? अगर हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। नंबर एक, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा जो होता है वो होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम।
ओपन को बोला जाता है खुला परिसंचरण तंत्र, और जो आपका क्लोज्ड है इसे कहा जाता है बंद परिसंचरण तंत्र। देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इस प्रकार के सिस्टम में देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, इस सिस्टम के अंदर हृदय जो होता है वो हृदय से रुधिर को धमनियों में पंप किया जाता है। इस तंत्र में हृदय द्वारा हार्ट द्वारा रुधिर को धमनियों में पंप किया जाता है। धमनियों में पंप किया जाता है। अगर मैं बात करूं कि देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, इस प्रकार के सिस्टम में हार्ट द्वारा रुधिर को धमनियों में पंप किया जाता है। इसमें क्या होता है इसमें जो बड़ी गुहाएं या जो रुधिर कोटर होते हैं, यानी कि इस प्रकार के सिस्टम के अंदर अगर हम ये कहें कि इसमें जो होता है ब्लड जो है, इस प्रकार के सिस्टम में ब्लड जो है ओपन रूप से फ्लो करता है। ओपन रूप से क्या करता है, फ्लो। अब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, हम इसमें क्या कहते हैं, मनुष्य के अंदर बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रक्त का परिसंचरण होता है, रक्त का परिसंचरण बंद नलिकाओं में होता है। हम सीधी सी बात कहना चाहेंगे, हम सीधी सी बात अगर ये कहें कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक ओपन और दूसरा क्लोज्ड। ओपन वाला जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें जो ब्लड होता है, इसमें जो रक्त का परिसंचरण है, रक्त का जो परिसंचरण है वो पूर्ण रूप से बंद नलिकाओं में नहीं होता। पूर्ण रूप से बंद नलिकाओं में नहीं होता है। इनमें क्या पाए जाते हैं, इनमें पाए जाते हैं विशेष प्रकार के कोटर। इनमें क्या पाए जाते हैं, इनमें विशेष प्रकार के कोटर पाए जाते हैं, जो कि जिसको हम अवकाश भी बोलते हैं। तो देखो ये तो हो गया दो प्रकार का हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर हम बात कर रहे हैं ब्लड की। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके अंदर हम बात करते हैं ब्लड की, क्योंकि देखो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर यानी परिसंचरण तंत्र में जो रक्त है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोनों प्रकार के परिसंचरण तंत्र में जो रक्त का प्रवाह होता है वो एक तो ओपन रूप से हो रहा है, दूसरा क्लोज रूप से हो रहा है। अगर हम बात करें ब्लड की, तो यहाँ पे हम ब्लड के बारे में हम डिस्कस क्या करते हैं कि ब्लड जो है वो एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक। रक्त जो होता है वो एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो कि एक विस्कस प्रकृति का होता है, यानी श्यान, जिसको अपने यानी जो ब्लड होता है वो किस प्रकार का होता है, विस्कस नेचर का होता है, यानी हम ये कह सकते हैं गाढ़ा होता है। विस्कस जिसको हम बोलते हैं गाढ़ा होता है। तो अब देखो अगर मैं बात करूं, मैंने क्या कहा कि
जो मानव का सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर ब्लड का फ्लो होता है, रक्त का प्रवाह होता है। रक्त जो है वो एक प्रकार का क्या है, तरल संयोजी ऊतक। एक सामान्य मनुष्य के अंदर, एक सामान्य मनुष्य में जो ब्लड है वो कितना पाया जाता है, 5 लीटर। एक सामान्य मनुष्य में जो ब्लड का वॉल्यूम होता है, जो आयतन है वो 5 लीटर होता है। रक्त एक किस प्रकार का ऊतक है, यानी कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है, और जो कि कौन सी प्रकृति का होता है, श्यान प्रकृति का होता है। अगर मैं बात करूं रक्त की, तो रक्त का जो निर्माण है वो 2 भागों से मिलकर होता है। रक्त का जो निर्माण है वो कितने भागों से मिलकर होता है, रक्त का निर्माण 2 भागों से मिलकर होता है। अगर हम बात करते हैं रक्त की, तो देखो रक्त में सबसे पहला जो पदार्थ, रक्त का निर्माण कितने भागों से मिलकर हो रहा है, 2, जिसमें सबसे पहला भाग होता है प्लाज्मा, और दूसरा जो भाग होता है वो होता है रक्त कणिकाएं। यानी कि प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं को बोलते हैं हम ब्लड कॉर्पल्स, ब्लड कॉर्पल्स। देखो रक्त का रक्त का 55% भाग जो होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। यानी रक्त का जो 55% भाग है वो तो होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा जो होता है वो किस रूप में पाया जाता है, प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड रूप में या तरल रूप में पाया जाता है। और अगर हम बात करें ब्लड कॉर्पल्स की, तो ब्लड कॉर्पल्स जो होती हैं ये हमारे ब्लड का 45% भाग बनाती हैं। अब जो प्लाज्मा है वो रक्त का तरल भाग है, प्लाज्मा जो है वो रक्त का तरल भाग है, जिसमें रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें यहां पे क्या पाई जा रही हैं, यानी कि प्लाज्मा वाला जो भाग है, प्लाज्मा वाला भाग जो है वो क्या है, एक तरल भाग है। प्लाज्मा के अंदर अगर मैं बात करूं, प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा में 90% तो क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, और बाकी जो 10% बचता है इसमें अकार्बनिक और कार्बनिक लवण पाए जाते हैं, अकार्बनिक प्लस कार्बनिक लवण। यानी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो 10% होते हैं, बाकी 90% जो बात कर रहे हैं हम वो क्या होता है, वो यहाँ पे जल होता है। अगर हम बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का एवं क्षारीय प्रकृति का होता है। प्लाज्मा जो होता है उसका कलर कैसा होता है, हल्का पीला होता है, और उसका नेचर किस प्रकार का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। और अगर मैं बात करूं यहां पे इसमें प्लाज्मा के बारे में, तो देखो दोबारा हम बात करते हैं। रक्त जो है, रक्त परिसंचरण तंत्र, जो रक्त है वो परिसंचरण तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिस कारण हम क्या कहते हैं, इसे रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्योंकि देखो हमने क्या कहा कि परिसंचरण, परिसंचरण का मतलब होता है एक प्रकार से मटेरियल को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम। मतलब कोई भी मटेरियल है, कोई भी फूड मटेरियल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या कोई भी मटेरियल है,
इन सभी को शरीर के विभिन्न भागों, मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भेजने का जो काम है वो किसके माध्यम से होता है? रक्त के माध्यम से होता है। तो हम क्या कहते हैं कि परिसंचरण तंत्र का जो निर्माण है वो हम यहाँ पे कह सकते हैं किसके थ्रू होता है? रक्त के द्वारा होता है, जिस कारण इसे क्या कहा जाता है? रक्त परिसंचरण तंत्र। क्योंकि देखो हमारे ब्लड के अंदर, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं या जो हमारा ब्लड होता है, इनके अंदर ही कुछ विशेष प्रकार के पोषक पदार्थ जो होते हैं वो घुल जाते हैं और इन्हीं के द्वारा जो रक्त के माध्यम से ही इन्हीं चीजों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में, मतलब कि एक कोशिका से किसी अन्य कोशिका में परिवहित किया जाता है, जिस कारण इसे कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। अब हम बात करते हैं, अगर हम रक्त परिसंचरण की तंत्र की बात ही कर रहे हैं तो हम बात करेंगे किसकी? ब्लड की। ब्लड में क्या होता है? यानी रक्त जो होता है हमारा, रक्त का निर्माण या ब्लड का जो निर्माण होता है या रुधिर भी कहते हैं इसको हम, रक्त का निर्माण जो होता है हमने इससे पहले क्या बात की कि रक्त जो है एक सामान्य व्यक्ति में कितने लीटर होता है? 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। रक्त का जो रंग है वो कैसा होता है? लाल रंग होता है। हम बात कर रहे हैं रक्त का जो कलर होता है वो कैसा होता है? लाल रंग का होता है। और रक्त का जो लाल रंग है वो इसमें पाए जाने वाले एक वर्णक किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो देखो रक्त जो है, अगर हम उसकी बात करें, रक्त कौन सी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का। यानी कि इससे पहले वाला जो टॉपिक हमने किया था कि ब्लड जो है वो कौन से नेचर का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त के पीएच का मान 7.4। रक्त का जो कलर है वो किस प्रकार का होगा? रेड कलर। रेड कलर होता किसके कारण है? इसमें पाया जाने वाला एक वर्णक जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। ये सब तो हो गए रक्त के कैरेक्टर्स कि रक्त जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक है, यह श्यान प्रकृति का होता है, यानी गाढ़ा सब्सटेंस है। एक सामान्य मनुष्य में ब्लड जो है वो कितने लीटर पाया जाता है? 5 लीटर होता है। रक्त की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। पीएच का मान 7.4, कलर जो होता है रेड कलर होता है। और अगर हम बात करें रेड कलर होता किसके कारण है? एक वर्णक जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। तो ये बात तो हमने वहां पे की। अब हम बात करते हैं रक्त का निर्माण जो होता है कितने भागों से मिलकर होता है? 2 भागों से। नंबर 1 तो क्या है? प्लाज्मा, और नंबर 2 क्या है? रक्त कणिकाएं। अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा जो होता है वो हल्के पीले रंग का एक द्रव होता है, एक तरल होता है, जो कि कौन सी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का कितने प्रतिशत भाग बनाता है? 55% भाग बनाता है रक्त का। रक्त का कितने प्रतिशत भाग बनाता है? 55% भाग जो है वो प्लाज्मा बनाता है। किस रूप में पाया जाता है? तरल रूप में पाया जाता है। और इस प्लाज्मा के अंदर रक्त कणिकाएं क्या है? पाई जाती है। देखो कैसे, मैं ये डायग्राम बना रहा हूं। ये मान लो हमारी ये ब्लड वेसल्स है। इस ब्लड वेसल्स के अंदर जो ये अंदर वाला मटेरियल है इसको हम क्या कहते हैं? ब्लड। और ब्लड के अंदर जो लिक्विड पोर्शन है, यानी ये वाला, ये जो लिक्विड पोर्शन है ये तो क्या कहलाता है? प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा के अंदर कुछ इस शेप के अंदर कुछ कणिकाएं पाई जाती हैं जिनको क्या कहा जाता है? ब्लड कॉर्पल्स कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इन्हें? ब्लड कॉर्पल्स। तो आप समझ गए होंगे कि जो रक्त होता है, सॉरी, जो प्लाज्मा होता है वो रक्त का क्या होता है? तरल भाग होता है। और इस प्लाज्मा के अंदर ही क्या पाई जाती है? ब्लड कॉर्पल्स पाई जाती हैं, जो कि इसमें पूर्ण रूप से क्या है? तैरती रहती हैं। अब देखो हम बात कर रहे थे, यहां पे हमने ये बात कर ली थी कि 55% भाग जो है वो रक्त का कौन बनाता है? प्लाज्मा बनाता है। तरल रूप में होता है, इसमें रक्त कणिकाएं तैरती हुई पाई जाती है।
रक्त कणिकाएं तैरती हुई पाई जाती हैं। प्लाज्मा जो होता है उसमें 90% जल, 10% कार्बनिक और अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, ब्लड कॉर्पल्स की। ब्लड कॉर्पल्स यानी रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो रक्त का कितने प्रतिशत भाग बना रही है, 45% भाग बनाती है। अब रक्त कणिकाएं जो होती हैं, रक्त कणिकाएं जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। नंबर 1 आरबीसी, नंबर 2 डब्ल्यूबीसी और नंबर 3 प्लेटिलेट्स। देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स। आरबीसी क्या कर, आरबीसी जो है इसे कहा जाता है रक्ताणु। आरबीसी को रक्ताणु या इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है श्वेताणु या फिर इसे हम क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइट। लास्ट वन जो है वो है प्लेटिलेट्स, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्लेटिलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटिलेट्स को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अब देखो अगर हम बात करें कि प्लेटिलेट्स जो होती हैं जिनको हमने क्या कहा है, रुधिर पट्टिकाणु भी कहा जाता है, रुधिर पट्टिकाणु। जो प्लेटिलेट्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लेटिलेट्स को कहा जाता है यहां पे रुधिर पट्टिकाणु, रुधिर पट्टिकाणु। अब देखो आरबीसी, मैं आपको थोड़ा थोड़ा क्लासिफिकेशन बता देता हूं। आरबीसी सबसे पहला क्या है, आरबीसी। आरबीसी, आरबीसी के बारे में आप जानते, थोड़ा बहुत जानते होंगे कि आरबीसी जो होती है उसका क्या मेन वर्क है। आरबीसी जो है, आरबीसी को हम कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पस। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, आरबीसी की। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड कॉर्पल्स। आरबीसी की फुल फॉर्म है रेड ब्लड कॉर्पल्स या रक्ताणु, रेड ब्लड कॉर्पल्स या रक्ताणु। अगर हम बात करें रेड ब्लड कॉर्पल्स की तो आरबीसी के अंदर मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि एक पिगमेंट पाया जाता है या एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। तो देखो अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन, अब सबसे बड़ी बात जो आरबीसी होती है, आरबीसी संपूर्ण रक्त कणिकाओं, आरबीसी संपूर्ण रक्त कणिकाओं का 99% होते हैं। यानी आरबीसी जो होती है वो टोटल जो ब्लड कॉर्पल्स है, टोटल जो ब्लड कॉर्पल्स है उनका 99% भाग तो कौन बनाते हैं, यानी कि जो ब्लड कॉर्पल्स है। जो दूसरा पार्ट हमने किया कि जो रक्त है उसका निर्माण 2 भागों से मिलकर हो रहा है, तो जिसमें दूसरा भाग जो इस तरफ वाला भाग है
जिसको हमने कहा है ब्लड कॉर्पल्स यानी रक्त कणिकाएं। तो रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है हमने देखा, जिसमें सबसे पहली कणिकाएं हैं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पल्स या लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं, ये लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, लाल रक्त कणिकाओं का इनका जो कलर होता है वो किस प्रकार का, रेड कलर का होता है। वो होता किसके कारण है, हीमोग्लोबिन के कारण। और सबसे मेन बात कि आरबीसी जो होती है वो संपूर्ण रक्त कणिकाओं का 99% भाग जो होती है वो कौन बनाती है, यहाँ पे बनाती है आरबीसी। अब देखो आरबीसी जो होती है वो केंद्रक रहित होती है। आरबीसी जो होती है वो किस प्रकार की होती है, केंद्रक रहित, मतलब कि इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। और अगर इनकी हम बात करें तो इनमें किसी भी प्रकार का माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव पाया जाता है। अब देखो इसके बाद अगर हम बात करें कि आरबीसी एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर, स्वस्थ मनुष्य जिसकी बात करें नर की, तो नर के अंदर इनकी संख्या होती है 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर। एक स्वस्थ मनुष्य में अगर हम बात करें इनकी संख्या होती है 52 लाख। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर इनकी संख्या होती है 48 लाख प्रति घन मिलीमीटर। यानी कि जो आरबीसी की संख्या है वो मेल के अंदर ज्यादा पाई जाती है, जबकि फीमेल के अंदर इसकी संख्या क्या होती है, कम होती है। और अगर हम बात करें तो जो आरबीसी है, ये जो आरबीसी है, इस आरबीसी के अंदर एक वर्णक पाया जा रहा है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन ही किसका काम करता है, ये एक श्वसन रंजक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, श्वसन रंजक का कार्य करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन के साथ जुड़कर किसका निर्माण करती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। किसका निर्माण करेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। और अगर हम बात करते हैं आरबीसी का जो निर्माण है, आरबीसी का जो निर्माण है वो कहां पे होता है, तो देखो आरबीसी का निर्माण होता है रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो के अंदर, रेड बोन मैरो क्या होती है, रेड बोन मैरो होती है लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा के अंदर आरबीसी का निर्माण जो है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है। और अगर हम बात करें आरबीसी के जीवन काल की, आरबीसी के जीवन काल की, तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 डेज, 120 दिवस जो होता है वो होता है आरबीसी का जीवन काल। और मनुष्य के जिसमें हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, तो देखो मनुष्य के हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा, यानी हम जो बात कर रहे हैं कि मानव की आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, इसकी औसत मात्रा कितनी होती है, 15 ग्राम। यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा होती है 15 ग्राम प्रतिशत। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे आरबीसी की, तो इसकी जो शेप होती है, आरबीसी की जो शेप है, आरबीसी की जो शेप है ये अंडाकार, यानी कि ओवम
शेप्ड, उभयावतल, उभयावतल का मतलब बाइकॉनकेव, इस शेप में, यानी इनकी जो आकृति है वो उभयावतल, अंडाकार आदि हो सकती है। अब बात करते हैं हम दूसरी बात करते हैं हम दूसरे की, तो दूसरी होती है WBC। देखो WBC को हम कहते हैं श्वेताणु। WBC को हम क्या कहते हैं? श्वेताणु कहते हैं। देखो श्वेताणु, अगर आप बात करो WBC की, तो देखो हम बात करते हैं जब WBC की, तो WBC जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। WBC जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है ग्रेन्युलर WBC, यानी WBC की हम बात करें तो एक होती है ग्रेन्युलर WBC और दूसरी होती है एग्रेनुलर WBC। ग्रेनुलर और एग्रेनुलर में फर्क क्या है? ग्रेनुलर को बोलते हैं कणिका युक्त WBC और इसको बोलते हैं कणिका विहीन WBC। जो ग्रेन्युलर WBC होती है इसे हम आगे फिर फर्दर डिवाइड करते हैं 3 भागों में। सबसे पहला होता है इयोसिनोफिल्स, दूसरा होता है बेसोफिल्स और थर्ड जो है वो होता है न्यूट्रोफिल्स। इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। जबकि एग्रेनुलर WBC जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है मोनोसाइट्स और दूसरी होती है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट्स को हम हिंदी में कहते हैं, मोनोसाइट्स जो होती है उसे हम कहते हैं एक केंद्रकाणु। एक केंद्रकाणु। तो देखो मैं आपको बता देता हूं, जो WBC होती है, जो कणिका युक्त होती है, उनके साइटोप्लाज्म में इस तरीके से क्या पाई जाती हैं? कणिकाएं पाई जाती हैं। जबकि एग्रेनुलर जो WBC होती है, इनके साइटोप्लाज्म में किसी भी तरह के ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते, जबकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और ये है न्यूक्लियस। हम बात करें इस तरीके के डायग्राम की, तो ये तो क्या है? न्यूक्लियस है, और जबकि ये क्या है? ये है ग्रेन्यूल्स। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है वो हमें मिलती है ग्रेनुलर WBC के अंदर, और जो इस तरीके की स्ट्रक्चर है उसके अंदर, इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये बीच वाला मिड वाला पार्ट क्या है? ये है न्यूक्लियस, और ये वाला पार्ट क्या है? साइटोप्लाज्म। इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है वो हमें मिलेगी किसमें? एग्रेनुलर WBC के अंदर, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार के ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे। कणिका युक्त WBC जो है इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के क्या मिलते हैं? यहाँ पे हमें कण मिलते हैं, जिसके कारण इन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रेनुलर WBC कहते हैं। अब हम बात करेंगे 1 बाय 1 इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स की। तो देखो इयोसिनोफिल्स, जो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? इयोसिनोफिल्स की। तो इयोसिनोफिल्स जो होते हैं ये इयोसिन से अभिरंजित होते हैं। किससे अभिरंजित होते हैं? इयोसिन से अभिरंजित होते हैं।
जबकि बात करो आप बेसोफिल्स की, तो इनमें जो बेसोफिल्स होते हैं इनका जो न्यूक्लियस होता है वो 2 से 3 लोब्स से मिलकर बना होता है। हम बात करते हैं इसकी 1 बाय 1। तो सबसे पहला जो आपको मिलेगा वो है यहां पे ग्रेनुलोसाइट्स WBC के अंदर। तो देखो इन्हें जो ग्रेनुलर WBC है, जो ग्रेनुलर WBC होती है, इन्हें स्टेमिंग अभिरंजन प्रक्रिया के आधार पर अभिरंजन प्रक्रिया के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया था? 3, जिसमें सबसे पहला जो है, जिसमें सबसे पहले की हम बात करते हैं इओसिनोफिल्स। देखो इओसिनोफिल्स के बारे में, इओसिनोफिल्स का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके की शेप में होता है, इस तरीके की शेप में। ये क्या होता है, इनका न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस यानी जो केंद्रक है वो बाइलोब्ड होता है। किस प्रकार का होता है? बाइलोब्ड, मतलब कि केंद्रक 2 पिंडों से मिलकर बना होता है। केंद्रक 2 पिंडों से मिलकर बना होता है और इनके कोशिका द्रव्य में, इनके कोशिका द्रव्य में विशेष प्रकार के कण पाए जाते हैं। देखो ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये है किसका? ये है इओसिनोफिल्स का, जिसके अंदर ये है न्यूक्लियस और यहां पे इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाएगा इसे? साइटोप्लाज्म। यानी कि इओसिनोफिल्स जो है, हम बात कर रहे हैं इओसिनोफिल्स की, तो इओसिनोफिल्स जो होते हैं इनके कोशिका द्रव्य में समान आकार के लार्ज ग्रेन्यूल्स, यानी कि लार्ज ग्रेन्यूल्स यानी कि बड़े आकार के कण पाए जाते हैं। बड़े आकार के कण कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, इसका नेक्स्ट कैरेक्टर है कि इओसिनोफिल्स जो होते हैं, इओसिनोफिल्स जो होते हैं वो अभिरंजित किससे होते हैं? ये इओसिन से अभिरंजित होते हैं। ये इओसिन से अभिरंजित करने पर हल्के गुलाबी हो जाते हैं, हल्के गुलाबी रंग के हो जाते हैं। यानी कि इओसिनोफिल्स को किससे अभिरंजित किया जाता है? इओसिन से अभिरंजित किया जाता है। तो ये किस तरीके के दिखाई देते हैं हमें? ये हल्के गुलाबी रंग के दिखाई देते हैं। एवं अगर हम बात करें इओसिनोफिल्स की, तो इनका मैंने आपको बता दिया कि इनके बारे में अगर इनकी हम बात करें तो इनके अंदर कोशिका भक्षण की क्षमता कम पाई जाती है। कोशिका भक्षण की क्षमता
कोशिका भक्षण की क्षमता कम पाई जाती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, बेसोफिल्स की। सेकंड है जो वो है बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स के बारे में कुछ डायग्राम जो है वो इस प्रकार का होता है। बेसोफिल्स का जो डायग्राम है कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको बेसोफिल्स का मिलेगा। यानी कि बेसोफिल्स जो होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो इस तरीके का होता है। बेसोफिल्स का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का होता है। यानी कि जो बेसोफिल्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है और उनमें ये ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। और इनका जो यानी कि अगर हम बात करें न्यूक्लियस बाई और ट्राइलोब्ड, बाइलोब्ड और ट्राइलोब्ड, यानी कि केंद्रक जो है वो 2 से 3 पालियों से निर्मित होता है और इनके आकार, इनके साइटोप्लाज्म में भी क्या पाए जाते हैं, इनके साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में विभिन्न आकार के कण पाए जाते हैं। विभिन्न आकार के कण पाए जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें इन्हें अभिरंजित किससे किया जाता है, तो देखो जो बेसोफिल्स होते हैं इन्हें मिथाइलिन ब्लू से अगर अभिरंजित किया जाए, मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित करने पर ये कैसे कलर के हो जाते हैं, गहरे नीले रंग में, गहरे नीले रंग में अभिरंजित हो जाते हैं। ये तो है क्वालिटी किसकी, ये क्वालिटी है बेसोफिल्स की। यानी कि बेसोफिल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। बाइलोब्ड और ट्राइलोब्ड होता है। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है उनमें विभिन्न आकार के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और इन्हें अगर अभिरंजित किया जाए तो यहाँ पे किससे अभिरंजित किया जाता है, इन्हें अगर अभिरंजित करना चाहे तो मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित करते हैं, जिस कारण इनका जो कलर है वो कैसा आता है, ब्लू कलर, यानी कि ये नीले रंग में अभिरंजित होते हैं। और अगर हम बात करें ये कुल WBC का कितने प्रतिशत होते हैं, तो कुल WBC का 0.5% भाग जो है, 0.5% भाग जो है वो बेसोफिल्स होते हैं। थर्ड वन देखो, थर्ड जो आपका रह गया यानी इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, और थर्ड जो है वो है न्यूट्रोफिल्स। थर्ड जो रह गया वो आपका आ गया न्यूट्रोफिल्स। तो देखो न्यूट्रोफिल्स के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि इनका जो केंद्रक होता है इनका जो न्यूक्लियस होता है या इनका जो केंद्रक होता है वो 2 से अधिक पिंडों से मिलकर बना होता है। आपको कई जगह 2 से 7 पिंड मिलेंगे, कई जगह 2 से 5 पिंड मिलेंगे। तो देखो हमने डायरेक्ट कह दिया कि 2 से अधिक पिंडों से मिलकर बना होता है, यानी कि इनका जो न्यूक्लियस है वो मैनी लोब्स, बहुत सारी पालियों से मिलकर बना होता है। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार का होना चाहिए इसका, 1 2 3
है न्यूक्लियस, और अगर हम यहां बात करें तो ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म। अगर हम बात करें कुछ डायग्राम की इस तरीके का होगा, तो देखो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं इन्हें अगर अभिरंजित किया जाता है तो ये कौन से रंग में अभिरंजित हो जाते हैं, हल्के बैंगनी रंग से, हल्के बैंगनी रंग में अभिरंजित होते हैं। अगर इन्हें अभिरंजित किया जाए तो ये कौन सा कलर शो करते हैं, हल्के बैंगनी रंग में अभिरंजित हो जाते हैं। और ये इनके कोशिका द्रव्य में भी, इनके कोशिका द्रव्य में भी सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। अब ये तो होगी बात न्यूट्रोफिल्स की, बचा क्या, ए ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी। अब हम बात करते हैं ए ग्रेन्युलर, यानी हम हिंदी में लिख रहे हैं कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी। कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी का मतलब है ए ग्रेन्युलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी। ए ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की है, दो। एक है मोनोसाइट और दूसरी जो है वो है लिम्फोसाइट। यहां पे लिम्फोसाइट्स टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स, और दूसरी होती है टी लिम्फोसाइट। अगर हम बात करें मोनोसाइट्स की, तो हम मोनोसाइट्स का कुछ डायग्राम जो है, मोनोसाइट्स का डायग्राम आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। ये है मोनोसाइट्स का डायग्राम, जिसमें न्यूक्लियस पाया जा रहा है। मोनोसाइट्स, अब देखो मोनोसाइट्स की बात करें तो मोनोसाइट्स जो है कुछ इस प्रकार का डायग्राम शो करते हैं, और लिम्फोसाइट्स जो होते हैं यानी कि वो इस तरीके का डायग्राम शो करेंगे। न्यूक्लियस, और ये इसका साइटोप्लाज्म, और ये इसका साइटोप्लाज्म। देखो मोनोसाइट्स के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, लिम्फोसाइट्स का काम है एंटीबॉडी प्रोडक्शन। एंटीबॉडी का निर्माण करने, यानी प्रतिरक्षी का निर्माण करने का कार्य है लिम्फोसाइट्स का होता है, जबकि मोनोसाइट्स जो होते हैं वो एक प्रकार के बैक्टीरियोफेज होते हैं। यानी कि जो मोनोसाइट्स जो होते हैं वो, यहां पे हम बात करें मोनोसाइट्स की, तो देखो मोनोसाइट्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं मैक्रोफेजेस या बैक्टीरियोफेजेस। क्यों? क्योंकि ये विशेष प्रकार के, मैक्रोफेजेस भी कहते हैं क्योंकि ये भक्षण करने का कार्य करते हैं। किसका? बैक्टीरिया का। ये बैक्टीरिया या विशेष प्रकार के पदार्थों को भक्षित करने का कार्य कौन करेगा? मोनोसाइट्स करेंगे। और लिम्फोसाइट्स जो हैं वो हम क्या कह रहे हैं कि लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज का निर्माण करने में सहायक होते हैं। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक लेके आएंगे। इस वीडियो के अंदर शुरू से लेके यानी जो आपने पढ़ा है, इस वीडियो में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के अंदर
अपनी कीमती राय जरूर दें ताकि हम इस वीडियो क्वालिटी को और बेटर बना सकें, या हमारे जो भी समझाने का तरीका है या जो लिखने का तरीका है इसके अंदर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें हम सुधार कर सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।